Bismillahirrahmanirrahim. Okay, beta, today we are going to practice the theory question of electricity for ASA level. Okay, let us start from this. It says the current in a filament lamp decreases. State explain how the resistance of the lamp changes. देखो बेटा, current ना produces heating effect, power loss, I square R. So होगा क्या? When the current decreases, the power loss will decrease. यानी filament will get less hot. और हम we know कि एक resistance या metal में उसकी जो resistance है वो temperature के साथ increase होती है. So what happen? It will be less hot, temperature will be low, and it will have जितना heat up ज़्यादा heat up होता है, resistance increase होती है. So here the resistance decreases. Right, beta? Next. Bismillah. Data. A cylindrical wire has a length and resistance. The total number of free electrons contained in the volume is this. This is total number of electrons, and each free electron has a charge E. The potential difference between the end of wire is this. Determine an expression in terms of some or all of the symbols the current. So beta, हमारे पास क्या होगा इसका फॉर्मूला करंट का? तो एक करंट का V फॉर्मूला over हमारे R. पास नहीं, रेजिस्टेंस नहीं गिवन है. तो एनीबडी एनीवन नोज के ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है? I is equal to NA VE. V is the speed. अच्छा, अब ना हमारे पास एरिया का मेंशन नहीं था, स्पीड गिवन नहीं है. तो लेकिन ये एक सिलेंडर है बेटा. कोई भी सिलेंड्रिकल शॉर्ट होती है ना शेप, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ. तो ये जो स्मॉल एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ. अब ये ए हमने एज इट इज लिख दिया. ठीक है बेटा. अच्छा, नाउ स्पीड का मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम है. तो कितना डिस्टेंस है? लेंथ इज द डिस्टेंस ओवर टाइम into E. So beta, this A will be cancelled by this A. Length will be cancelled by this length, and we will be left with N E over T. किसी को याद है हमने किया हुआ ये फॉर्मूला? Yes, sir. ये Charge over time. ये इसका रिवर्स में आ गया, डेरिवेशन. हमने ये वाली टर्म्स यूज करनी. ठीक है. नेक्स्ट, द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस है एल ओ टी. अच्छा, उसने क्या ये वाली सिंबल्स यूज करनी है? व्हाट कैन बी द डिफरेंस? अगर देखा तो हमारा यहां भी आंसर ये नहीं आ रहा. इसमें एल टी आ रहा है, यहाँ टी इसने नहीं मेंशन किया हुआ. ये सिर्फ वाज ऑफ ओनली 1 मार्क. तो बेटा जी, हाउ कैन वी चेंज दिस? सर V over R नहीं लिख सकते? जस्ट गिवन है. ये हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको. ये सिंपल, ये हसन मुझे लग रहा है सही बता रहा था. वोल्टेज और आर गिवन है, इन्हीं को यूज करना है. V is equal to IR. तो I should be equal to V over R. हसन इज करेक्ट, राइट. और अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है. तो नाउ वी विल नीड टू डू दैट. कि करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to NA
VE। ये स्मॉल v ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वोल्टेज है। अच्छा, अब हमारे पास ये V रिक्वायर्ड है, तो उसको सब्जेक्ट बनाने से पहले हम इन सब की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। तो करंट की जगह रखेंगे V ओवर R, जो हमने यहां से निकाला। और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N ओवर वॉल्यूम A इंटू लेंथ, ए ऐसे देगा। और हमें स्पीड रिक्वायर्ड है ना स्मॉल v, उसे ऐसे रहने देंगे बेटा। अच्छा, अब ए से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर है, स्पीड को हमने सब्जेक्ट बनाना है। ए विल बी कैंसल, ये एल इधर आकर कैपिटल वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी ओवर आर था, कैपिटल एन जो मल्टीप्लाई हो रहा था विल बी डिवाइडेड। ए तो कैंसल्ड हो गया, ई मल्टीप्लाइंग विल डिवाइड। सो बेटा दिस इज द आंसर। तो पिछले वाला आंसर वैलिड नहीं था हमारा, वर्किंग गलत नहीं थी, लेकिन उसने कहा था सिर्फ ये सिंबल्स यूज करनी है। तो उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था ना, आई इज इक्वल टू एन ई ओवर टी, तो यहाँ टी मेंशन नहीं था, राइट। सो दैट इज वाई ना वी हैड टू चेंज। और हसन वाज राइट कि हमें वी और आर गिवन है, तो हम बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, राइट। सरोज, इज इट फाइन? अली Yes, रहमान, sir. I also got the same. ओके। Yes, sir. फिर कह रहे हैं एवरेज टाइम फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द फुल। अब टाइम उससे खुद पूछ लिया है ना, हम वो टाइम यूज कर रहे थे, इसका मतलब वो, भाई हमने स्पीड फाइंड की है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम का, वो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। हमें टाइम मल्टीप्लाई, और जो v मल्टीप्लाई और वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ना इस v फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किए, ये रखेंगे, तो वो क्या है? कैपिटल V L ओवर आर एन ई। अच्छा बेटा, ये ओवर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आगे वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है, यानी वो वी एल ओवर आर एन ई विल मेक आर एन ई ओवर वी। दिस वी इज वोल्टेज, एल एल से कैंसिल हो जाएगा, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी आर एन ई ओवर वी। राइट बेटा जी, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Let's move to the next question. A metal wire has a length and a cross section area this. The total number of electrons in this total number is capital N. There is a current in the wire, so the charge Q moves through past fixed point in a time of 2.5 minutes. Time is given. So we were given length, area, and Q and T is given. Show that the number density is this. तो हमारे पास नंबर डेंसिटी कहते हैं स्मॉल एन को, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। तो वी हैव जस्ट डन कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, उसका वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और हमें ये सारी क्वांटिटीज पता है। आई वांट कि आप कैलकुलेटर अगर आपके पास प्रिपेयर्ड हो, n is 2.3, 10 is to power 23, area is given here, और लकीली सब यूनिट्स मीटर में ये स्टैंडर्ड है, नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, और लेंथ है 1.8। कैन यू हेल्प मी इन दिस? 8.8.52 times 10 power 20. 5 to 10 raised to power 20 is not correct। Sir, 28. I got 28. 28 and नंबर 8.52 ये। Misread. जी नंबर वही है, नंबर वही है। ओके ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? अच्छा, उसने भी खुद बताया हुआ है,
पर मीटर क्यूब उसने बता दिया कि हमने ये निकालना था। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो कोई फॉर्मूला सजेस्ट करोगे आप लोग बेटा? हमारे पास फॉर्मूला है ना, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई इज इक्वल टू एन ए वी ई। तो बेटा यहाँ से v को सब्जेक्ट बना लें। राइट। तो डू वी हैव एनी करंट? नो। हमें उसने चार्ज दिया है और टाइम दिया है। गेट करो। ये 3 मार्क्स का, इसका मतलब हमें करंट पहले फाइंड कर लें। यहाँ भी वर्किंग कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, कि वर्किंग आप यहीं पर क्यू ओवर टी लिख दें, वो आपकी मर्जी होती है, कैलकुलेशन हाउ यू लाइक टू डू दैट। तो आई का फॉर्मूला क्यू कितना है बेटा? 172 कूलम, और टाइम है 2.5 मिनट्स। तो हमें तो सेकंड्स में चाहिए, उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, दिस विल मेक 150। तो ये कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। 1.146. ओके, अगर इसे 1.5 कर लेते हैं, ठीक है, इफ यू अलाउ मी, इन एम्पेयर। Yes, sir. ये आपकी मर्जी, आप कैसे भी करना चाहें। अच्छा, अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है छोटी सी। जो एन है वो कौन से वाला था? Small n. हाँ, मैंने गलती से वो कैपिटल लिख दिया। स्मॉल एन अभी जो ऊपर हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू आपने अब ये नहीं लेनी जो उसने गिवन है। जो आपका आंसर है आपने वो प्रेफर करना है। उसने वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी हुई होती, और ये आंसर में डिफरेंस कर लेता है। क्रिएट आपने जो आपकी वैल्यू कैलकुलेटेड है उसे आपने बेटा प्रेफर करना है। तो एरिया है जी 1.5 10⁻⁻⁶, और ई की वैल्यू फिक्स्ड होती है। एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19। राइट बेटा जी? So you will get the answer. Is there any suggestion? Can you suggest me the answer? Sir, 5.624 into 10 is to power minus 5. 6 to 10 raised to power minus 5. I guess so. It can be correct. And this is in meters per second. Okay, now question is done. Beta, is it clear, Ali Rahman? Yes, sir. Okay, now let's move to the next question. Bismillah. A student sets up a circuit with a battery, ammeter, a heater, a light dependent resistor LDR in series. The battery has negligible internal resistance. The voltmeter is connected across with heater. Complete the circuit. तो एक बैटरी है, एक एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते। आ हीटर। अच्छा, हीटर का सिंबल क्या होता है? एक फिक्स रेजिस्टर में इस तरह दो लाइंस लगी हुई होती है। समटाइम कॉइल की तरह भी सिंबल शो करते हैं। तो हीटर का जो सिंबल सर्किट में होता है वो ये होता है, रेजिस्टर, इफ यू कुड रिमेम्बर। और एक एलडीआर है। एलडीआर का सिंबल क्या? तो फिक्स रेजिस्टर है, इसके ऊपर एरोस रोज लाइट आ रही। अच्छा, समटाइम इसके सर्कल भी लगा देते हैं, ठीक है। और वैसे फॉर्मेलिटी में एक स्विच होना तो चाहिए, उसने मेंशन नहीं किया, सो वी आर नॉट ड्राइंग इट। एक सर्किट में स्विच होना चाहिए था बस। तो चलो, और दोबारा उसने क्या वोल्ट मीटर लगाना है हीटर।
तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल। पैरेलल। ओके। अच्छा बेटा जी, आई होप इट्स डन। और इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल थी, इसलिए हमने वो यहाँ ड्रॉ नहीं की इसके साथ। ठीक है, a heater is a wire made up of natural resistivity this. So this is resistivity. Rho इसका सिंबल होता है बेटा, length is given and cross section area all in standard unit. That's amazing. ये तो आसान कर देते हैं ना। Reading on the voltmeter is this, the resistance of the heater. तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? R is equal to resistivity given है ना, rho L over A. तो all the values given, density is resistivity 10 raised to power minus 6, length 2 है, area is 3.8, 10 raised to power minus 7. So now you can solve the reading on the ammeter. फिर आगे यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी। द रीडिंग ऑन द एमीटर, एमीटर क्या मेजर करते हैं? करंट। करंट। I is equal to V over R. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैन यू सजेस्ट मी क्या है बेटा? सर आई गॉट 5.789। 5.79. 5.10 789। raised to I power है also कोई? got 5.79. No. नो सर। ओके सरोज, इज इट क्लियर? यही है, सेम है। Yes, sir. Yes, same. ओके, फिर नाउ द रीडिंग ऑन द एमीटर, एमीटर इज करंट ना, तो V over R, voltage is given 4.8, resistance is 5.8, and you get the answer in ampere. What will this be? हम राउंड ऑफ वैल्यूज ले रही। जी बेटा। 0.827। 0.83. Okay, that's good, perfect. अच्छा जी, the heater is replaced by a new wire. The new wire is made up of the same metal. तो याद है किसी को? सेम मटेरियल के दो कंडक्टर्स हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? R1 A1 over L1 is equal to R2 A2 over L2. अच्छा, अभी कोई लगता है यहाँ explanation is required. First read the question. The wire has the same length but larger diameter. The resistance remains constant. State and explain whether the new wire has a resistance that is greater, less, or. So beta, first of all, the resistance is inversely proportional to the area of cross section. Larger diameter will means we will have larger area. What inverse relation means? The resistance will be lesser. So the new wire has lesser resistance as the resistance is inversely proportional to the area of cross section. ठीक है? State experiment whether the new reading of voltmeter is greater than less than this. देखो बेटा, voltmeter is across the heater, that is V is equal to IR. So when there will be smaller resistance, तो resistance कम होने का मतलब voltage will, the current will increase. Right बेटा जी? And the voltmeter is greater, less than, or equal to this. तो एक चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है. दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्लेनेशन. बैक टू द सर्किट चलते हैं. सीरीज में ये दो हीटर और ये एलडीआर सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब वोल्टेज डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. एंड वी हैव जस्ट सेड कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, तो जिस साइड की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी उसका वोल्टेज भी डिक्रीज होगा. सो वोल्टेज इज अक्रॉस दिस ना, so this means the voltage reading will decrease.
So how would you explain? It is of 2 marks. So we will say the voltmeter reading decreases. इसकी explanation क्या हो सकती है? Net as resistance decreases. ये भी कह सकते हो net resistance decreases, और ये भी कह सकते हैं कि voltage is directly proportional to resistance in a potential divider circuit in series, right? और एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करंट इंक्रीज होगा तो इसको मिलने वाला वोल्टेज आई इंटू आर, आई इंक्रीज होने से इसको मिलने वाला जो वोल्टेज आई आर वो इंक्रीज होगा। तो बेटा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं ना, तो जब इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो इसको कम मिलेंगे, राइट? क्लियर? सो ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर इंक्रीजेस। तो जब उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होंगे तो सीरीज में दूसरे जो कंपोनेंट है उनके वोल्टेज कम हो जाएंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज रिमेन सेम, राइट? क्लियर? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा क्लियर हो जाएगा अली रहमान, सरोज, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, Okay, sir. state. Next, state Ohm's law that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it at constant temperature. The variation of current I with potential difference filament is shown in the figure. Okay, IV graph है. The resistance increases with potential difference. How the figure shows? देखो बेटा, ये just tell me. This is an important question. And when the teacher says it's important, it means it is really going to be important. अगर VI ग्राफ हो ना, तो उसमें ग्रेडियंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और अगर IV ग्राफ है, वी हैव डन दिस, तो उसमें ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? 1 ओवर रेजिस्टेंस। तो यहां अगर आप देखें तो ग्रेडियंट डिक्रीज होता जा रहा है, तो ग्रेडियंट डिक्रीज इनवर्स रिलेशन है, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही। तो हाउ फिगर शोज द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, विद वी, और यू कैन से चेंज द वर्ड्स एज वेल। क्लियर? और अगर आप मेंशन कर सकते हो इसको, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस हेयर। तो ग्रेडियंट डिक्रीजेस, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे। क्यों? बट फिलामेंट लैंप में एक खूबी है कि वो हीट अप हो जाता है, और वो जितना यूज वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ज्यादा करंट भी गुजरेगा, वो हीट अप हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वायर रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे। तो वी विल से कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांगी, 1 मार्क का है, ये हम अपने लिए कर लेते हैं कि आई स्क्वायर आर, आई इंक्रीज हो रहा है तो ये हीटिंग पावर लॉस होता है, विच कन्वर्ट्स इनटू हीट, आगे जाकर थर, राइट? तो ये इंक्रीज हो जाती है ना, तो दैट मेक्स, और वीआई भी लगाए तो वोल्टेज और करंट इंक्रीज ही हो रहे हैं थ्रू आउट, तो पावर लॉस जितना ज्यादा होगा हीटअप उतनी ज्यादा होगी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। पार्ट सी shows a circuit with a battery 12 volt connected to a linear potentiometer. So बेटा, potentiometer is used to divide the voltage. अब देखो ये पोटेंशियोमीटर है, अगर आप इसके इस पॉइंट को इधर करोगे तो इसका मतलब ये वोल्टेज को डिवाइड करता है, ये 0 वोल्टेज
इस पार्ट को 0 मिलेंगे, तो टोटल 12 वोल्ट है, इसको 12 मिल जाएंगे। अगर आप इस स्लाइडर कॉन्टेक्ट को इधर ले जाओ, तो इसको 0 मिलेंगे, इसको 12 मिलेंगे। और अगर आप मिडल में रखो, तो वोल्टेज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इस सिचुएशन में स्लाइडर इज इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर है, तो इसका मतलब इसको भी 6 वोल्ट मिल रहे हैं, इस बल्ब को भी 6 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल लैम्प, एग्जैक्टली सेम। यानी जो ऊपर ग्राफ ड्रॉ हुआ है ना, आईवी फिलामेंट, ये वही है। फिर कह रहे हैं द करंट आई इन द बैटरी इज 1.78 एम्पियर, यानी बैटरी से करंट आ रहा है 1.78 एम्पियर। द करंट इन द लैम्प वी हैव टू फाइंड। तो अब करंट कैसे फाइंड करेंगे? उसने ये एक बात हमें कहकर हमारा प्रॉब्लम सोल्व कर दिया कि यूज नहीं, उसने के सेम जो ये करेक्टरिस्टिक है वो 5.1 वाली। हमें सिर्फ ये कंफर्म है कि लैंप्स को 6 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ऊपर हमारे पास आईवी ग्राफ ही है ना, वोल्टेज और करंट का। तो जब 6 वोल्ट मिलते हैं, तो करंट ये मिल रहा है। अच्छा, अब इसे मैथमेटिकली देखें कि ये जो हमारे पास ये एक पूरा लार्ज स्क्वायर है, ये 0.5 है दिस, और यहाँ 10 छोटे बॉक्सेस हैं, 10 पे डिवाइड करें तो ईच बॉक्स विल बी 0.05। तो ये 1.5 से एक बॉक्स ऊपर है, तो द आंसर इज 1.55। राइट? क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. आंसर इज 1.55 एम्पियर इज ऑलरेडी रिटन। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैम्प्स पी एंड क्यू। बेटा हमें क्या पता है? हमें वोल्टेज पता है और हमें करंट पता है। तो फिर पावर लॉस का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। लेकिन उसने क्या दोनों बल्ब के लिए, तो उसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईच इज गेटिंग 6 वोल्ट एंड करंट ऑफ 1.5। एंड आई होप आपको आंसर आ जाएगा। इट इज 18 पॉइंट समथिंग, आई गेस सो। 18.6. 18.6. ओके, and the unit is watt for power already mentioned. Get a resistance of the potentiometer before its ends A and B. Between, sorry, not before. हमने बताना है। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यहाँ तो 6 डिवाइड हो रहे हैं, इसको पूरे 12 वोल्ट मिलेंगे। और अगर 1.78 कम करंट था ना, उसमें से जो बल्ब है ना, दे आर रिसीविंग 1.55 एम्पियर। तो इसका मतलब बाकी का इसके पास जाएगा, कितना जाएगा? तो 1.78। 0.23. वेरी वेल आंसर। माइनस कर दें 0.23 एम्पेयर। वोल्टेज पता है हमें, से 12 मिल रहे हैं। तो अब आपने रेजिस्टेंस बताना है, तो बेटा कीप योर बेसिक्स सिंपल। एंड व्हाट इज दैट? रेजिस्टेंस के लिए वही V इज इक्वल टू आई आर, से आर क्या बन जाएगा? V ओवर आई। उसे कितना वोल्टेज मिल रहा है? 12। एंड करंट इज 0.23, 50 something. Can you tell me the answer? 52.2. 52.2. Do not forget the unit is already mentioned, ohm. Keh rahe is moved the slider, the potential difference C in the slider is moved to end A. State its main effect on the brightness of lamp P and Q. बेटा अभी बताया था कि जितना हम ए के करीब जाएंगे, जिस साइड पे रेजिस्टेंस कम कम पार्ट यूज होगा पोटेंशियोमीटर की,
उसकी कम रेजिस्टेंस, वोल्टेज कम होगा। सो जब हम इस स्लाइडर कॉन्टैक्ट को ए के पास मूव करेंगे क्लोज, तो इसको कम वोल्टेज मिलेंगे, इसको ज्यादा मिलेंगे, तो पी विल गेट डिमर, राइट। ये इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, और दिस विल गेट ब्राइटर, के इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेंगी। तो लेट अस सी द आंसर, व्हाट डज इट से। क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। यानी तो द लैम्प पी गेट्स dimmer as less potential difference across it. The potential difference across it decreases. तो बस आगे ऑपोजिट कर दें, गेट्स ब्राइटर as potential difference across it increases. राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा अब ना, ये मुझे लगता है कि डीसी सर्किट्स के क्वेश्चंस यहाँ नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो लेट्स सी कि डीसी सर्किट्स इन्होंने एज सेपरेट चैप्टर करवाया हुआ है। अगर तो है तो अब कुछ क्वेश्चन डीसी सर्किट्स के भी कर लें। तो बहुत देर लग जाएगी। यस, अब ये ना, इट इज सेइंग डीसी सर्किट्स, तो उधर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं उसके। खाली करंट इलेक्ट्रिसिटी को, डीसी सर्किट्स को उन्होंने अलग दे गिवन, दे हैव गिवन सेपरेट स्पेस। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके कर लें। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। सो बेटा, define the potential difference across a component. It is the work done by, मैं सेंटेंस वर्ड थोड़े कम लिखूंगा, राइट। इट इज द वर्क डन by a unit By a unit charge charge. in moving across a conductor, right? Across between 2 points भी कह सकते हैं। The variation in a semiconductor diode is given, ये ग्राफ गिवन है। Use this to describe qualitatively the resistance diode in the voltage 0 to 0.25, 0 to 0.25 exactly middle में, ये 0.5 है तो ये 0.25। तो यहाँ करंट जीरो है, तो बेटा रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब, अब करंट तो यहाँ जीरो है, तो जीरो का इनवर्स क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये याद रखें कि जब सर्किट ऑफ होता है तो वी से कि उसकी रेजिस्टेंस नो करंट, मतलब हम सब सर्किट में सब कुछ कनेक्ट है लेकिन करंट जीरो है, तो इट मीन रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। ओपन सर्किट हैज इंफिनिट रेजिस्टेंस, ये याद कर ले, लिखें। राइट बेटा जी, क्लियर। नेक्स्ट इट सेज द वेरिएशन इफ एनी इन द रेजिस्टेंस एज चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो आप देखें वहां एकदम जाकर ये ग्रेडियंट इंक्रीज होने लग गया, फिर आगे जाकर स्ट्रेट हो जाता है। एक मिनट के लिए Resistance वापस is आ जाए, decreasing. यहां मुझे बताएं ग्रेडियंट किसके इक्वल है? 1/r.
वेरी राइट, शाबाश। तो 1/r। तो शुरू में ग्रेडियंट इंक्रीज होने का मतलब इनवर्स है ना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और फिर स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द आंसर? कि रेजिस्टेंस decreases and then becomes constant. मैं आई एम यूजिंग लेस वर्ड, जस्ट के एक्सप्लेन करना है मैंने। यू हैव टू राइट प्रॉपर सेंटेंस। द बैटरी ऑफ electromotive force 12 volt and negligible resistance is connected to a uniform resistance wire XY, a fixed resistor and a variable resistor. ओके, ये टोटल लेंथ गिवन है और ये। अच्छा एक बात, ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, इसमें एक फॉर्मूला ये भी लगता है, E1/E2। ये जस्ट मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको याद है। L1/L2, यानी जो वोल्टेज डिवाइड होते हैं अक्रॉस द सर्किट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। राइट बेटा जी? Yes, तो sir. Yes, sir. इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। The fixed resistor has a resistance 0.5 or 1.5 ampere current। तो यहां से 2.7 करंट आ रहा है। तो अगर उसमें से 1.5 अम्पेयर करंट इधर जा रहा है तो बाकी का करंट इधर से जाएगा। व्हाट विल बी द रिमेनिंग करंट? 1.2 एम्पियर। राइट? ओके। कैलकुलेट करंट इन द रेजिस्टेंस वायर, वो हमने ऑलरेडी कर दिया कि टोटल 2.7 में से 1.5 इधर जा रहा है तो बाकी का इधर जा रहा होगा। क्लियर? अच्छा जी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। देखो बेटा, सीरीज में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये 12 वोल्ट है ना, तो ये वायर और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। इसका मतलब पूरा 12 वोल्ट इस वायर को भी मिल रहा है और पूरा 12 वोल्ट इसको भी मिल रहा है। तो वी कैन डू क्वेश्चन मैनी अवेज, चॉइस इज योर्स। इसके रेजिस्टेंस को हम आर कह लेते हैं। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो यहाँ वोल्टेज 12 है, करंट 1.5, और रेजिस्टेंस यार टोटल कितनी होगी? ये 5 और ये आर सीरीज में ऐड हो जाती है, 5 प्लस आर। तो ये हमें फाइंड करना है। ये 1.5 इधर आकर डिवाइड होगा 8, 5 इधर में से माइनस हो जाएगा। द आंसर विल बी 3 ओम। राइट? फिर कह रहा है वायर एक्स वाई हैज अ लेंथ पॉइंट जी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। द फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वेरिएबल रेजिस्टेंस at point W. Determine the potential difference between W and Z। तो एक तो कह रहा है कि W और Z में पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है। हमें पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और फिर हम उनको डिफरेंस का मतलब माइनस कर दें। तो दिस इज 3 ओम। थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वी कैन डू इट मोर देन अ वे, लेट मी टेल। तो अब इसको कितने वोल्टेज हो रहे हैं? व्हेन वी से ना 12 वोल्ट है, तो हम ये जीरो को एज लो पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं और ये 12 वोल्ट है। राइट? तो इसको 12 वोल्ट ये कंज्यूम टोटल कर रहा है, उसमें से ये कितना कर रहा है? तो ये आई है, ये इंटू आर मल्टीप्लाई करें तो ये 7.5 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा। तो 7.5 वोल्ट कंज्यूम करने के बाद 12 में से ये 7.5 कंज्यूम कर रहा है, तो W विल बी एट 4.5 वोल्ट। और यू विल सी, अगर इसके करंट को मल्टीप्लाई करें तो इट इज गेटिंग 4.5 वोल्ट। तो ये 4.5 में से 4.5 ये कंज्यूम करेगा जीरो। ये रिक्वायर्ड नहीं था हमें करना। हमें ये पता चल गया कि जो W है इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो
4.5 वोल्ट है। नाउ कमिंग जी के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, उसके लिए हमें सिर्फ इस पार्ट का वोल्टेज चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, तो हमें लेट से इसको हम कह लेते हैं E1 और टोटल लेंथ L1 हो जाएगी हमारी। इस लेंथ को L2 कह लेते हैं और इसको मिलने वाला जो वोल्टेज होगा उसे E2 कह लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज है 12 ओवर E2 हमने फाइंड करना है। फिर याद रखें यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्टेज है। तो L1 हमारे पास 2 है, ये 1.6 है। अब बेटा आप इसको सोल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। E2 का आंसर आई गेस है 9.6 वोल्ट। इसका मतलब ये 9.6 वोल्ट कंज्यूम करने के बाद 12 में से 9.6 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2.4 वोल्ट। बाकी का रिमेनिंग यही करेगा। तो Z का पोटेंशियल 2.4 और W का 4.5। तो हमने इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, 3 मार्क्स इट वाज। तो 4.5 में से 2.4 माइनस कर दो, द आंसर विल बी 2.1 वोल्ट। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में इसके लिए हमें इतनी वर्किंग रिक्वायर्ड थी। राइट बेटा जी, वो वर्किंग मैंने ऊपर कर ली है यहाँ पर। जी सरोज एंड अली रहमान, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, two more question I would like you to do with you. अच्छा जी, it says the resistance of the variable resistance is now increased by considering the current in every part of the circuit. State explain whether the total power produced by the battery decreases, increases or stays the same. देखो बेटा, जब आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज की, वोल्टेज इसको भी 12 मिल रहे हैं, इसको भी 12 मिल रहे हैं, तो इसकी तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं है, चेंज तो इधर आया है। तो यहां करंट डिक्रीज करने से जो पावर लॉस होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पावर लॉस का फॉर्मूला वी आई भी है, आई स्क्वायर आर भी है, चॉइस इज योर्स। तो आई डिक्रीज होगा, लेकिन ये किसके क्रॉस होगा? तो पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी। पावर लॉस कम होने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली वायर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे लेस पावर विल बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब द पावर प्रोड्यूस विल डिक्रीज। ठीक है, वेदर, और इसने क्या कंसीडरिंग द करंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द पावर डिक्रीजेस बाय बैटरी। फिर हमने उसने कोई क्या स्टेट एंड एक्सप्लेन रीजन भी बताए, तो उसमें कहेंगे कि पावर प्रोड्यूस अक्रॉस लॉस्ट अक्रॉस वायर इज सेम। द पावर अक्रॉस, क्योंकि बैटरी दो जगहों पर पावर दे रही है, एक ऊपर वाली वायर को और नीचे दो रेजिस्टर्स। तो पावर अक्रॉस या पावर प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टर्स वो डिक्रीज हो जाती है, विच मेक्स द टोटल पावर बाय बैटरी टू डिक्रीज। राइट बेटा जी, क्लियर? Yes, sir. इट वाज ऑफ 3 Yes, sir. मार्क्स, दिस वाज इंपॉर्टेंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वही वर्क डन बाय द चार्ज passing across a conductor, right? A battery is connected into resistor XY as shown. The resistance of the resistance X is greater than the resistance of Y. उसने कहा इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब X को वोल्टेज VX कह लेते हैं ज्यादा मिल रहे हैं, और Y को जो वोल्टेज VY मिल रहे हैं वो कम है। ठीक है जी, स्टेट में विच रजिस्टर डिसिपेट्स मोर पावर। ओके, तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ज्यादा रेजिस्टेंस होने से वो ज्यादा वोल्टेज, और पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमें वोल्टेज का पता है, करंट का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, करंट दोनों में सेम होगा। इसलिए ये भी कर सकते हैं कि एज
the resistance of X is larger than resistance of Y. So the voltage across X will be larger than voltage across Y. Y and power loss, power dissipated is equal to VI. तो करंट तो दोनों में सेम है, तो जिसका वोल्टेज होगा एक्स वी एक्स, एक्स को वी एक्स मिल रहा है, वो ज्यादा वोल्टेज है, तो पावर loss dissipated across X will be larger than the power loss VI across the Y. Right, beta ji? So the resistor X dissipates more power. Clear, beta? Next, a battery of EMF 9 and internal resistance R are connected. This the total charge moves through resistor P is इन अ टाइम इंटरवल दिस, तो टाइम और चार्ज देने का मकसद करंट ही होता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम रजिस्टर पी डिसिपेट्स इतनी एनर्जी, ओके। द करंट इन दिस क्यू इज गिवन, assume that the EMF of the battery remains constant, calculate the current in P, तो वही फॉर्मूला हो गया, I is equal to Q over T, क्योंकि P का चार्ज भी गिवन है। प्लीज हेल्प मी in calculating 1.2 amps. 1 point, 2 amperes. वेरी राइट। अच्छा, ये 4.5 क्यू को मिल रहा है, इसका मतलब इसको 4.5 एम्पेयर मिल रहा है, और इसको अभी हमने कैलकुलेट किया 1.2 एम्पेयर। तो जो बैटरी से टोटल करंट जा रहा होगा, वो बैटरी का करंट इन दोनों में डिवाइड होता है ना, इन दोनों को ऐड कर दें, तो दैट विल बी 5.7 एम्पेयर। राइट, ऐसा ही है ना बेटा? ओके। फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताना है। हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन, अच्छा उसने पावर डिसिपेटेड बताया पी, तो हमें करंट पता चल गया आई, और वी फाइंड करने को कहा है, तो पावर का फॉर्मूला वही वी आई है, और उसने एनर्जी दी। बेटा पावर लॉस होता है वी आई, और पावर को दे दे मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो पावर वी आई है तो वो एनर्जी आ जाती है, तो वी आई टी इज एनर्जी डिसिपेटेड। तो क्योंकि एनर्जी गिवन थी, उसके फॉर्मूला कितनी एनर्जी है बेटा, 4800। पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है, और अक्रॉस पी करंट इज 1.2 टाइम 540 सेकेंड इज गिवन। अच्छा जी, नेक्स्ट, आई होप इट विल बी डन, कैन यू प्लीज हेल्प मी, वी की वैल्यू बताएं, नेक्स्ट पार्ट में मे बी यूज हो जाए। 7.4 volts. 7.4 वोल्ट, ओके। फिर कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द बेटर पार्ट। हर क्वेश्चन में कोई एक आधा पार्ट होता है विच इज अ रियल टेस्ट एक्चुअली। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमें फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास I इज इक्वल टू V प्लस, दो फॉर्मूलाज, चॉइस इज योर्स, आई आर, और एक फॉर्मूला ये, राइट बेटे जी। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, और अभी हमने V कैलकुलेट किया है, इसका वोल्टेज, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V इज द वोल्टेज विच इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी के ये टर्मिनल जो एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहे हैं, तो वही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है। तो अगर हम छोटी वर्किंग की तरफ जाएं तो दिस इज बेटर, क्या हुए V हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करना चाहो तो इनकी आर का मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आपको पहले इनकी रेजिस्टेंस कंबाइन करके अलग से फाइंड करनी है, V इज इक्वल टू आई आर, फिर उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से आर निकालेंगे, तो दिस इज स्मॉलर वर्किंग, तो E इज इक्वल टू
E EMF 9 है, V plus IR. So I will prefer this formula. तो ये बैटरी के वोल्टेज है ईएमएफ, और वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट 7.4, और ये करंट थ्रू द बैटरी, तो बैटरी से टोटल करंट कितना है, तो वो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, ये 4.5 और 1.2, तो बैटरी से 5.7 एम्पेयर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। तो अब ये 7.4 will be subtracted 1.6, 5.7. So 1.6 divided by 5.7 will give you answer. Can you help me? 0.3 ohms. Okay. So 0.3 ohms. Ohm is already there. Last and but. State Kirchhoff's second rule. That sum of EMF, मैं ये word पूरे नहीं लिख रहा होता, and potential differences across a conductor is zero. In a closed loop is zero. Sum of EMFs and potential difference in a closed loop is zero. This is my favorite question. तीन बल्ब सेल लगे हुए हैं इन पैरेलल एज अ कंडक्टर। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी उसने लिखी हुई है सारी, यहाँ पर हर सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है बेटा। फिर कह रहे द कंडक्टर इज कंपोज ऑफ टू सिलेंड्रिकल सेक्शन, उसके दो सेक्शन ए एंड बी, एंड कह रहे उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस वो 2.2 ओम है पूरे सर्किट की, सॉरी। राइट, शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस। अब ये कैसे करना है, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पार्ट। तो बेटा ये तीन रजिस्टर पैरेलल में, बट दे आर इन सीरीज विद दिस वन। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करें जो पैरेलल में है, और उससे इसमें से टोटल रेजिस्टेंस में से माइनस कर दें। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की, वो है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इन पैरेलल, और वो सीरीज के साथ है कंडक्टर की रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो दिस इज फॉर कंडक्टर। तो सेल्स हैं उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी, वो तो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। 590 मिली, मिली का मतलब होता है 1000 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब ईच इज 0.590 ओम। तो ये तीन है 0.590 ओम के रेजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल में जो सेल्स की कॉम्बिनेशन होगा कंबाइन, तो सेल्स विल बी 1/0.590 प्लस 1 करके ऐड करते हैं ना बेटा, और नीचे Yes, वाली sir. वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं एज इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इट विल मेक इट 0.590 ओवर, अच्छा आप इसे सोल्व करो, ये 0.19 समथिंग आ जाएगा, आप राउंड Yes, ऑफ sir. करके कह सकते हो 0.2। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की 2.2 है, सेल्स की 0.2 है, तो सिर्फ कंडक्टर की हमें निकालनी थी, तो ये 0.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड द आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 2 ओम। ये थोड़ा राउंड ऑफ किया हमने, राइट। तो एग्जैक्टली वैसे 2.01 समथिंग ऐसा आ सकता था, ऑलमोस्ट 2 ही, राइट। फिर कह रहे कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर। बेटा कंडक्टर में हमें करंट चाहिए, तो एनी इंफॉर्मेशन डू वी हैव विद अस? We have total 1.5 ओम है, resistance. ओके। एंड हमें ये पता है कि इसकी रेजिस्टेंस 2 है और इसकी 0.2 टोटल रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज पैरेलल में ना सेम होता है बेटा, एक ही बल्ब का हो। पैरेलल में जब सेल्स को हम लगाए ना सीरीज में, वन आफ्टर एन अदर, तो ईच सेल जो 1.5 का है
करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सब में सेम डायरेक्शन होने से जैसे सेम डायरेक्शन की फोर्सेस ऐड हो जाती हैं, वोल्टेज ऐड हो जाएंगी। 4.5 वोल्ट, लेकिन पैरेलल में इट रिमेन्स द सेम। ये टोटल वोल्टेज 1.5 है। हमें टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है। तो करंट का फॉर्मूला कंडक्टर में, यानी देखें, यहां से करंट तीन हिस्सों में आएगा, तीनों सेल से आएगा, लेकिन वो तीनों इधर आकर कंबाइन हो जाएंगी। तो यहाँ टोटल करंट आएगा कंडक्टर में। तो जब हमें टोटल करंट फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस भी टोटल, तो हमारे पास वही बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो टोटल करंट विल बी टोटल वोल्टेज divided by total resistance 2.2. This is important. This question is one of my favorite ones. Take it serious. Clear? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लेनी है। क्लियर बेटा जी? The Yes, total, sir. the two cylinder A and B are this made of this. Calculate are made from the same material. Diameter section is this and this. A का इतना diameter, इसका इतना है। फिर कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस की रेशियो करें, फाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम मेटल के दो बने हुए रेजिस्टेंस हो तो R1/A1 इज इक्वल टू R2/A2/L2। अब डिफरेंस ये है कि उसने 1 और 2 की जगह वर्ड यूज ए कर लिया, हमने एक के लिए ए रख दिया और एक के लिए बी। सेम मटेरियल है द सेम लेंथ। जब उसने क्या कि लेंथ सेम है, इसका मतलब ये लेंथ जितनी है उतनी ये डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई, तो कैंसल्ड। तो अब हमें चाहिए RA/B। तो RB जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और RA जो एरिया ऑफ ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें ये इसको सोल्व करना है, ये रिक्वायर्ड था ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², डायमीटर का हाफ का स्क्वायर। तो डायमीटर बी का है 7.6/2 पाई। तो इसका एरिया क्या होगा, डायमी πr² होता है ना, डायमीटर गिवन उसका हाफ होगा रेडियस। अच्छा, मैथमेटिकली है अब आपकी कि ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये टू टू भी इसे कैंसिल कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी करें, आप इसे सोल्व कर लें ना भी आप कैंसिल करें। तो एट द एंड आंसर विल बी दिस। इसका आंसर इफ यू कुड टेल मी, दैट विल बी परफेक्ट। जी बेटा। 3.12. तो जजाकल्ला, सो नाइस ऑफ यू। 3.12। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछता, लास्ट पार्ट फॉर टुडे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेक्शन ए। देखो यार एक बात, दे आर इन वन लाइन। तो एक लाइन में एक ही करंट होता है, तो हमें पता करंट सेम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला वही, आई इज इक्वल टू NAVE। इसमें ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है और कोई फॉर्मूला नहीं। तो यहां से V को अगर सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला आएगा I/NAE। तो बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेक्शन ए में, I/NAE। तो बेटा बस सेक्शन ए का अपना एरिया है, उसके ए के एरिया के साथ ए लिख दिया, और सेक्शन बी का फॉर्मूला NAE उसके लिए भी उसका अपना एरिया है वो बी लिख दिया। तो अब ये ओवर का मतलब होता है डिवाइड। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो अगली वाली फ्रैक्शन है ना वो उल्टी हो जाती है बेटा। तो अब क्या होगा, ये एरिया इससे कैंसिल हो जाएगा, एन एन से कैंसिल हो, ई ई से। तो एट द एंड हमारे पास बच जाएगा एरिया ऑफ बी ओवर एरिया ऑफ ए।
तो इन दोनों ही की ये रेशियो हमने पहले भी सोल्व की थी यहाँ पर। तो आपकी मर्जी है, आप पूरी वर्किंग शो कर लें। पाई आर स्क्वायर 7.6/2 का स्क्वायर ओवर पाई 4.3/2 स्क्वायर, तो वो कर चुके हम। 3.12 विल बी द सेम आंसर। राइट बेटा जी? सर वो ए ओवर बी नहीं था, और ये बी ओवर ए है। जी जी, देखो हमने ए ऊपर लिखा था ना। तो सर हम अच्छा, 4.3 का ऊपर नहीं ओके लिखेंगे? ठीक। अ, अब आप देखो इधर, जरा देखो ना इधर, ये इधर यहाँ बी ही ऊपर है ना। एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाई एरिया, मैंने वैल्यूज यहाँ रखी है। हसन देखो, मैंने डायरेक्ट नहीं ओके लिखा। सर। ये बी की यही था ना, बी का डायमीटर यही जी था सर। 7.6। तो हमने वो वैल्यूज रखी। ये तो मैंने वैसे कहा कि डायरेक्ट रख सकते हो अगर आप चॉइस है कि हम ये पहले सोल्व कर चुके हैं ऊपर, तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, वरना वैल्यूज पुट करके करो बेटा। चलिए लेट्स ओके कंप्लीट सर। इट, क्लास लंबी होगी। The circuit is altered by removing one of the cells. State and explain the effect, if any, of the change on the potential difference across the conductor. देखिए बेटा, अगर हम एक सेल को रिमूव करेंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। डिक्रीज हो ये जाएगी। टेक्निकल है। तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने से पैरेलल में जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। यानी हमें वो पढ़ा हुआ ना, 30 ओम वाले तीन रेजिस्टर पैरेलल में है, तो यस इनकी सर। रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाती। अगर ये 30-30 है, यानी 1/3 हो जाती। तो अगर ये दो होते तो कितनी होगी? अगर ये 30 के दो पैरेलल में लगे 15, 15। यानी R/2। अच्छा, इनमें ये लार्जर रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं ना, 15 10 से बड़ा है। तो बेटा, जब हम एक सेल को रिमूव करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट कम हो जाएगा। राइट बेटा जी? सो क्या हो जाएगा, रिमूव करने से कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज। इंक्रीजेस, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कंबाइंड है ना पूरे सर्किट की। द यस टोटल सर। करंट आई टी, टी फॉर मैं आपके लिख रहा हूं, टोटल करंट डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही होता है आई आर। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस तो वही है, करंट कम होने से ये आई इंटू आर का आंसर भी डिक्रीज। तो डिक्रीज हो पोटेंशियल जाएगी। डिफरेंस अक्रॉस द सेल डिक्रीजेस। राइट बेटा जी? क्लियर? यस सर। Okay. यस। And with this question is completed. I hope you will understand this. And this is one of the important classes questions we have done. Any question you have? Please ask.